Hi guys, welcome back to our revision series. Myself CA Gupta. In this video we are covering SA 600 जिसके अंदर 600 आता है, 610 आता है, 620 आता है। और ये ऐसे कब यूज होते हैं, सारे ऐसे कब यूज होंगे जब भी आप किसी और ऑडिटर के वर्क को यूज करना चाहते हो, तब आप किसी और पर्सन के वर्क को यूज करना चाहते हो तो वहां पे हमारे ऐसे 600 सीरीज लग जाती है। जैसे आप कंपोनेंट ऑडिटर के वर्क को यूज करना चाहोगे तो ऐसे 600 लग जाएगा। जब भी आप इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना चाहते हो 610 लग जाएगा। जब आप ऑडिटर की एक्सपर्ट के वर्क को यूज करना चाहते हो तो हमारे 620 लग जाएगा। जब भी आप किसी और पर्सन के वर्क को यूज करोगे तो हमारे वहां पे ऐसे 600 सीरीज लग जाएगी। बट आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात नहीं हो रही, ऑडिट एक्सपर्ट की बात हुई थी। मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमारे ऐसे 500 के अंदर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे 600 जब भी आप क्वेश्चन देखोगे वहां पे अगर आपने एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर और एज ए पेरेंट एंटिटी का ऑडिटर या आप एज ए स्टैट ऑडिटर आपने वर्क यूज कर रहे हो किसी भी पर्सन का, तो वहां पे आपको ऐसे 600 सीरीज को दिमाग में लेके आना है और आपको देखना पड़ेगा 600 लग रहा है, 610 लग रहा है, 620 लग रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। सीरीज स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को ये नोट्स परचेज करने हैं, मेरी ऑडिट सिंप्लीफायर हैंडबुक परचेज करनी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से गूगल फॉर्म फिल करके बुक को परचेज कर सकते हो। तो हम बात करते हैं ऐसे 600 की यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। यहाँ पे अदर ऑडिटर से मतलब क्या है सर? टैक्स ऑडिटर के मतलब है या इंटरनल ऑडिटर का मतलब है? ऐसा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट की, कंपोनेंट और ब्रांच की। जब भी आप एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर, आप बड़ी एंटिटी के ऑडिटर हो, आप यूज कर रहे हो वर्क किसका? कंपोनेंट ऑडिटर का, जिसमें आता है हमारे सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, या आप यूज कर रहे हो वर्क ब्रांच ऑडिटर का, तो वहां पे हमारा ऐसे 600 लग जाएगा। उसके रिगार्डिंग आपको ऐसे 600 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। दिस ऐसे अप्लाई व्हेन द प्रिंसिपल ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। ये आपको यूज करना है। और ओनली एंड ओनली ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे नहीं है किसी और ऑडिट पे लग रहा हो, ओनली एंड ओनली ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप ऐसे 600 सीरीज की बात करोगे तो ये लाइन आपको तीनों में ही आएगी। ये तीनों में ही इंपॉर्टेंट है। क्या लाइन कहती है? आप यूज करो किसी भी वर्क, किसी भी ऑडिटर का वर्क यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ओपिनियन आप फॉर्म करोगे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही रेस्पॉन्सिबल होगे। ऐसे नहीं कह सकते कि यार मैंने तो उसका वर्क यूज करा है, उसके बेसिस पे मैंने ओपिनियन दिया है। ओपिनियन के लिए आप ही रेस्पॉन्सिबल होगे, आपको ध्यान रखना है। ये बात अप्लाई होती है 600 में भी, 610 में भी, 620 में भी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं दिस ऐसे डज नॉट डील विद द जॉइंट ऑडिटर एंड प्रीवियस ऑडिटर। जॉइंट ऑडिटर हमारा ऑलरेडी ऐसे 299 में डील हो जाता है, तो यहाँ पे वो उसकी बात नहीं होगी, यहाँ पे वो कवर भी नहीं होता। प्रीवियस ऑडिटर हम ऑलरेडी ऐसे 510 और ऐसे 710 में कवर कर लेते हैं, तो वो वहां पे ही डिस्कस होते हैं, यहाँ पे उसकी बात नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेरेंट एंटिटी अपने कंपोनेंट ऑडिटर के वर्क को यूज करेगी तो ही ऐसे 600 में आएगा। और इसके रिगार्डिंग, कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग कुछ बात और लिखी हुई है। अगर कंपोनेंट किसी और ऑडिटर ने ऑडिट करिए, एक तो क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑडिटर ही ऑडिट कर सकता है कंपोनेंट का, अगर प्रिंसिपल ऑडिट ना करके कोई और ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं तो वहां पे मटेरियल कंपोनेंट भी हो सकता है और इमटेरियल कंपोनेंट भी हो सकता है। अगर मटेरियल कंपोनेंट है तो वहां पे आपको 600 तो अप्लाई करना ही करना है, क्योंकि किसी ने और ऑडिटर ने वर्क परफॉर्म करा कंपोनेंट का और आप उसके वर्क को यूज करोगे तो वहां पे 600 तो लगेगा ही लगेगा। और साथ साथ आपको ओएम पैरा, अदर मैटर पैराग्राफ में भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कंपोनेंट ऑडिट, जो मटेरियल कंपोनेंट थी उसका ऑडिट किसने करा है? किसी अदर ऑडिटर ने करा है। अगर बात करते हैं इमटेरियल कंपोनेंट की, यार सामने वाले कंपोनेंट छोटा मोटा कंपोनेंट है, वो छोटी मोटी सब्सिडरी है, तो उस केस में ऑडिटर इग्नोर कर सकता है उस कंपोनेंट को, वहां पे ऐसे 600 अप्लाई नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आप इग्नोर कर सकते हो। और साथ साथ आप डिस्क्लोज करना चाहते हो तो ओएम पैराम डिस्क्लोज करो, नहीं करना चाहते तो मत करो, वहां पे मैंडेटरी नहीं है ओएम पैराम में भी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा रिगार्डिंग कंपोनेंट, एमसीक्यू के रिगार्डिंग ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसी के साथ साथ कंपोनेंट के दो चार केसेस और बन सकते हैं, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो कंपोनेंट है आपका, यहां पे एक केस हो सकता है, या तो वो ऑडिटेड, या तो मटेरियल है या इमटेरियल है, ये दो केस हो सकते हैं। मटेरियल में के अंदर भी दो केस हो सकते हैं, या तो वो अनऑडिटेड है या फिर किसी और ऑडिटर ने यूज करा है, अदर ऑडिटर ने वर्क को यूज करा है। इमटेरियल में भी सेम ये दो केस हो सकते हैं, या तो वो अनऑडिटेड है या फिर अदर ऑडिटर ने यूज करा है। अगर मटेरियल है और किसी और ऑडिटर ने यूज करा है तो ऐसे 600 अप्लाई हो जाएगा और डिस्क्लोज करना पड़ेगा अदर मैटर पैराग्राफ में, तो आपने देखा था। अगर वो अनऑडिटेड है और मटेरियल भी है, उस केस में आपको ध्यान रखना है, एक तो आप ओएम पैरा में तो डिस्क्लोज करोगे ही करोगे क्योंकि वो अनऑडिटेड है, साथ साथ आपका ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा, इस केस में मॉडिफाई हो जाएगा क्योंकि वो आपके पेरेंट एंटिटी पे मटेरियल इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो अनऑडिटेड है, तो उस केस में आपके ओपिनियन के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। जब भी हम मटेरियल कंपोनेंट की बात करते हैं आपको ध्यान रखना है, हमको डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा अदर मैटर पैराग्राफ में, चाहे वो किसी और ऑडिटर ने ऑडिट की हो, चाहे वो अनऑडिटेड हो, आपको ध्यान रखना है। जब हम बात करते हैं इमटेरियल की, छोटी मोटी सब्सिडरी,
उसकी बात करते हैं। अगर वो ऑडिटेड ही नहीं है या फिर किसी और ऑडिटर ने उसको ऑडिट करा है तो आप अदर मैटर पैराग्राफ में डिस्क्लोज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं है। बट आपको क्या लगता है कि अनऑडिटेड है तो आपका ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा? नहीं होगा इस केस में, क्योंकि वो इमेटीरियल है। जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल इफेक्ट ही नहीं आ रहा तो ओपिनियन मॉडिफाई की तो बात ही नहीं आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, इमेटीरियल के केस में आप अदर मैटर पैराग्राफ में डिस्क्लोज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, ओपिनियन पे तो कोई बात ही नहीं आएगी, चाहे वो अनऑडिटेड हो चाहे वो किसी और ऑडिटर ने ऑडिट की हो। हम इमेटीरियल की बात कर रहे थे। फिर आता है वर्क से रिलेटेड। जब भी आप एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर, आप मान के चलो आप रिलायंस एंटिटी के प्रिंसिपल ऑडिटर हो और आपके नीचे काफी सारी सब्सिडरीज है, तो आप एज ए रिलायंस के ऑडिटर बनना चाहते हो, एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो आपको कुछ फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार जो कंपोनेंट इतने ज्यादा होते हैं कि वो आपके मटेरियल पोर्शन उसका ज्यादा हो जाता है जो अदर ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, तो और आपका मटेरियल पोर्शन कम हो जाता है, वहां पे दिक्कत आ सकती है। तो आपको ये सारी चीजें फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे कि कितने मटेरियल और पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कितना मटेरियल पोर्शन प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट करेगा, कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है भाई कंपोनेंट में जो अदर ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, उसके अंदर कितना मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की रिस्क है, वो आप चेक करोगे। साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कितनी आपको नॉलेज है, एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर को कितनी डिग्री ऑफ नॉलेज है रिगार्डिंग द बिजनेस ऑफ कंपोनेंट, क्योंकि वो कोई और ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो आपको थोड़ा नॉलेज भी तो होना चाहिए वो किस बिजनेस से रिलेटेड कंपोनेंट है, और जो अदर ऑडिटर ऑडिट कर रहा है वो सही भी नहीं है, उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑडिटर की नॉलेज भी चेक करेंगे, और आप कितना प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, उसके रिगार्डिंग आपको वो भी चेक करना पड़ेगा। आप कंपोनेंट से रिलेटेड कितने अदर प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, आपको वो भी कंसीडर करना पड़ेगा जब भी आप एक्सेप्ट करोगे एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर। तो कौन कौन से फैक्टर देखोगे, मटेरियलिटी ऑफ पोर्शन कितना जो प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट करना चाहता है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कितना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपोनेंट जो अदर ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं, आपको कितनी डिग्री ऑफ नॉलेज ऑफ कंपोनेंट की बिजनेस की वो आप देखोगे, आप कितने एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करोगे आप वो देखोगे। तो ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके ही आप एक्सेप्ट करोगे एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर। अब बात आती है सर आप कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करोगे जब भी आप अदर ऑडिटर के वर्क को यूज करोगे, तो उस केस में आता है ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर। आप खुद प्रिंसिपल ऑडिटर और रिलायंस के ऑडिटर हो, आप यूज कर रहे हो उसके सब्सिडरी का वर्क, तो आपको कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉर्मली हम क्या है रिलाई करते हैं जो अदर ऑडिटर ने रिपोर्ट दी हम उसकी रिपोर्ट को यूज कर रहे हैं, हम उसकी रिपोर्ट पर रिलाई करते हैं, हम उसकी रिपोर्ट पर कुछ ऐसा नहीं देखते यार हम उसके ऊपर रिलाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम नॉर्मली क्या करते हैं हम उसके ऊपर रिलाई करेंगे ही करेंगे। यही बात मैंने ऐसे 510 में बताई थी, जब भी आप प्रीवियस ऑडिटर की रिपोर्ट को यूज करते हो तो हम नॉर्मली क्या करते हैं रिलाई करते हैं अंटिल आपको रिलायबिलिटी पे डाउट ना हो जाए। तो सेम यहाँ पे आप रिलाई करोगे नॉर्मली जब तक आपको रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट ना हो जाए। रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट हो गई तो हम आगे डिस्कस करेंगे फिर क्या करना होता है। और फिर साथ साथ आपको राइट भी है टू विजिट अ कंपोनेंट एंड एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिपोर्ट्स ऑफ कंपोनेंट। आप वहां जाके विजिट भी कर सकते हो कंपोनेंट को, और साथ साथ आप उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी एग्जामिन कर सकते हो। चाहे कंपोनेंट ऑडिटर उसकी ऑडिट कर रहा हो, आप एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर भी एग्जामिन कर सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये आपका राइट है। और यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाता है एमसीक्यू के रिगार्डिंग कि आप कंपोनेंट ऑडिटर के जो वर्किंग पेपर है उसको यूज कर सकते हो, आप उसको एज ए खुद का राइट दे सकते हो, उसके ऊपर राइट क्लेम कर सकते हो। तो वहां पे आएगा नहीं, क्योंकि एसक्यूसी 1 बोल देता है कि आप कंपोनेंट ऑडिटर जो है, कंपोनेंट ऑडिटर है वो उसके जो वर्किंग पेपर है वो उसकी प्रॉपर्टी है। हमने एसक्यूसी 1 में देखा था ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है वर्किंग पेपर, तो यहाँ पे कंपोनेंट ऑडिटर की प्रॉपर्टी होगी वो वर्किंग पेपर, वहां पे प्रिंसिपल ऑडिटर का राइट नहीं होगा। अगर कंपोनेंट ऑडिटर एट हिज डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराना चाहता है प्रिंसिपल ऑडिटर को तो वो प्रोवाइड करा सकता है, अदरवाइज प्रिंसिपल ऑडिटर के पास कोई भी राइट नहीं होता कंपोनेंट ऑडिटर के वर्किंग पेपर का। प्रिंसिपल ऑडिटर के पास सिर्फ और सिर्फ राइट होता है कंपोनेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करने का। ये एमसीक्यू पॉइंट था, आपको ध्यान रखना है। जब भी आप अदर ऑडिटर के वर्क को यूज करोगे आप देखोगे यार सामने वाला सीए है या नहीं है, अगर वो सीए नहीं है तो आपको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अगर वो सीए नहीं है तो कोई सही बंदा भी है जो उसने ऑडिट करी है, उसके पास उतनी कैपेबिलिटी भी है, कॉम्पिटेंस भी, आप उसको इवैल्यूएट करोगे। फिर बात आती है आप उसके वर्क को यूज करना चाहते हो तो आप चेक करोगे वेदर द अदर ऑडिटर इज एडिक्वेट, जो वर्क है अदर ऑडिटर को एडिक्वेट है प्रिंसिपल ऑडिटर के पर्पस के लिए, आपके लिए वो कितना एडिक्वेट है अदर ऑडिटर का वर्क को। आपको कैसी चीजें करोगे, आपको कैसे पता करोगे, आप परफॉर्म करोगे कुछ प्रोसीजर, और प्रोसीजर के अंदर क्या क्या आप एडवाइस करोगे अदर ऑडिटर को टू यूज हिज वर्क। अदर ऑडिटर को आप बताओगे भाई मैं तेरे वर्क को यूज करूंगा, आप उसको एडवाइस करोगे, साथ साथ कोऑर्डिनेट करोगे एट प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट। आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल ऑडिटर और कंपोनेंट ऑडिटर दोनों कोऑर्डिनेट करेंगे एट द प्लानिंग स्टेज। आपको ध्यान रखना प्लानिंग स्टेज से ही कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है इन दोनों का। साथ साथ इन्फॉर्म करोगे अदर ऑडिटर को, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रखे उसको कोई ऐसा एरिया मिला जहां पे अदर ऑडिटर को स्पेशल कंसीडरेशन देना पड़ेगा, जहां पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ज्यादा लगाना पड़ेगा अदर ऑडिटर को, तो आप बताओगे। क्योंकि कोई आपको प्रिंसिपल ऑडिटर को आपको एक ऐसी ट्रांजेक्शन मिली जो ट्रांसपेरेंट एंटिटी ने
सब्सिडरी के साथ कोई ट्रांजेक्शन करी, मटेरियल ट्रांजेक्शन, तो आप अदर ऑडिटर से कहोगे जब भी आप सब्सिडरी का ऑडिट कर रहे होगे तो उस एरिया पे आपको स्पेशल कंसिडरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कोई मटेरियल है, आपको वो बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा अदर ऑडिटर को ऑफ द एरियाज रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ आप डिस्कस करोगे कब कंप्लीट होगा ऑडिट, उसके रिगार्डिंग टाइम टेबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, और आप एडवाइस करोगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी उसके रिगार्डिंग आप एडवाइस करोगे, और वहां पे ऑब्टेन करोगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये आपको ध्यान रखना है। आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो अदर ऑडिटर से कि भाई तूने कंप्लाई करा है सारी रिक्वायरमेंट का, उसका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दे। आप ये एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप उससे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन भी कर सकते हो कि भाई जो कंप्लायंस तूने करा है उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दे कि तूने रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस करा है। तो ये सारे पॉइंट्स की बात करेंगे जब भी हम एडुकेसी देखेंगे कि आप प्रिंसिपल ऑडिटर के पर्पस के लिए अदर ऑडिटर का वर्क यूज कर सकते हैं, उसकी एडुकेसी चेक करते हैं, तो हम एडवाइस करते हैं कि अदर ऑडिटर को भाई तेरे वर्क हम यूज करेंगे, साथ साथ कोऑर्डिनेट करोगे एट प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट। सेकंड, अदर ऑडिटर को इन्फॉर्म करोगे कौन से एरियाज पे स्पेशल कंसीडरेशन रिक्वायर्ड है, आप वो इन्फॉर्म करोगे। साथ साथ आप डिस्कस करोगे टाइम टेबल कब कंप्लीट करना है ऑडिट को, वो आप डिस्कस करोगे। आप एडवाइस करोगे, आप ऑडिटिंग रिलेटेड मैटर्स को रिगार्डिंग, अकाउंटिंग रिलेटेड मैटर्स के रिगार्डिंग आप एडवाइस करोगे, और साथ साथ ऑब्टेन कर सकते हो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की भाई तूने कंप्लायंस करा है रिलेवेंट रिक्वायरमेंट का, उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दे। बट जब भी बात करते हैं हम एसी 600 की, तो आपको ध्यान रखना है जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, ना ही डायरेक्ट कर सकता है, ना ही इंस्ट्रक्शन दे सकता है। यह आपको ध्यान रखना है। ना ही प्रिंसिपल ऑडिटर डायरेक्ट कर सकता है, ना ही इंस्ट्रक्शन दे सकता है अदर ऑडिटर को, क्योंकि भाई प्रिंसिपल ऑडिटर तू भी सी है, अदर ऑडिटर तू भी सी है। ना ही तू डायरेक्ट कर सकता है, ना ही इंस्ट्रक्शन दे सकता है, तू सिर्फ और सिर्फ एडवाइस दे सकता है, तू सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड आपको यूज नहीं करने, ना ही डायरेक्ट ना ही इंस्ट्रक्शन यूज करना है आपको, अपने आंसर्स में ये वर्ड यूज नहीं करने, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे। जब भी प्रिंसिपल ऑडिटर यूज करना चाहता है अदर ऑडिटर के वर्क को, तो कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। अब आता है इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कैसे, जब भी आप प्रिंसिपल ऑडिटर कोऑर्डिनेट करेंगे दोनों प्लानिंग स्टेज पे, दोनों एक दूसरे का वर्क के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दोनों के बीच में लाइजनिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं दोनों के बीच में लड़ाई हुई पड़ी है, दोनों आपस में बात ही नहीं कर रहे हो, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि प्रिंसिपल ऑडिटर को किसी मैटर के रेस्पेक्ट में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिटेल क्वेश्चनेयर भी दे सकता है अदर ऑडिटर को कि भाई तू ये फिल करके दे मुझे, और अदर ऑडिटर शुड रेस्पॉन्ड सच इंफॉर्मेशन ऑन ए टाइमली बेसिस। अदर ऑडिटर को रेस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा, उसकी मर्जी नहीं चलेगी, वहां पर उसको रेस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा रिगार्डिंग डिटेल क्वेश्चनेयर। ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रिंसिपल ऑडिटर चाहता है तो अदर ऑडिटर को डिटेल क्वेश्चनेयर भी दे सकता है कोई मैटर्स के रिगार्डिंग, और वो उसको फिल करने के लिए बोल सकता है, और अदर ऑडिटर को टाइमली बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी ही पड़ेगी। अगर अदर ऑडिटर को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली, कोई ऐसी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिली जो प्रिंसिपल ऑडिटर के लिए रिलेवेंट है, तो वो डिस्कस करेगा प्रिंसिपल ऑडिटर से। सेम अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को कोई ऐसी फाइंडिंग मिली जो अदर ऑडिटर के लिए रिलेवेंट है, तो वो आपस में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट मैटर्स, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर इसके साथ साथ अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को लगता है कि यार मुझे कोई और रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग टेस्टिंग करनी चाहिए, कोई सप्लीमेंट टेस्ट ऑफ रिकॉर्ड करना चाहिए, डिसाइड करा है, तो वो भी कर सकता है, वो अदर ऑडिटर को भी बोल सकता है और प्रिंसिपल ऑडिटर खुद भी परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जब भी हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। एक तो सफिशिएंट लाइजनिंग होनी चाहिए, और प्रिंसिपल ऑडिटर को लगता है यार अदर ऑडिटर से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिटेल क्वेश्चनेयर भी दे सकता है, वो फिल करने के लिए बोल सकता है, और अदर ऑडिटर शुड रेस्पॉन्ड सच इंफॉर्मेशन विद इन अ टाइमली बेसिस, और अदर ऑडिटर शुड ब्रिंग द अटेंशन टू द प्रिंसिपल ऑडिटर रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एट द एंटिटी लेवल, और सिमिलर प्रिंसिपल ऑडिटर उसको कोई इंफॉर्मेशन मिली तो वो अदर ऑडिटर से डिस्कस करेगा। फिर बात आती है हमारी प्रिंसिपल ऑडिटर अगर कोई सप्लीमेंट टेस्ट ऑफ रिकॉर्ड करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड थे। हमने देख लिया वर्क को यूज करेगा तो प्रिंसिपल ऑडिटर का क्या क्या प्रोसीजर होगा, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। अब आती है रिपोर्टिंग कंसीडरेशन। जब भी प्रिंसिपल ऑडिटर वर्क यूज कर रहा है अदर ऑडिटर का, या फिर वर्क यूज नहीं कर पा रहा, तो उसके रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी उसकी बात करते हैं। What if principal auditor conclude that the work of other auditor cannot be used? अगर प्रिंसिपल ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया कि अदर ऑडिटर के वर्क को हम यूज नहीं कर सकते, वो कब कब हो सकता है, या तो उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट आ जाए आपको कि यार उसके वर्क को हम यूज नहीं कर सकते, या उसका वर्क आपके लिए इतना रिलेवेंट ही नहीं है, तो उस केस में क्या करोगे, ही परफॉर्म सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर। मतलब प्रिंसिपल ऑडिटर खुद प्रोसीजर जाके परफॉर्म करेगा ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट। ये आपको ध्यान रखना है। अगर उसने कंक्लूड कर दिया कि अदर ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं कर सकते, तो प्रिंसिपल ऑडिटर खुद जाके एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, और अगर वो एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाया,
क्योंकि भाई लिमिटेशन हो सकती है, भाई तू प्रिंसिपल ऑडिटर है, तू सिर्फ पेरेंट एंटिटी की ऑडिट कर रहा है, तू कंपोनेंट के रिगार्डिंग क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपके ऊपर लिमिटेशन हो सकता है स्कोप पे। अगर उसकी वजह से आप एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाए तो उस केस में आप क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू कर दोगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इफ अदर ऑडिटर इशूड मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, अगर अदर ऑडिटर ने मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी तो उस केस में प्रिंसिपल ऑडिटर शुड कंसीडर वेदर मॉडिफिकेशन इज सच ऑफ नेचर और सिग्निफिकेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी। आपको देखना पड़ेगा एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर उसका कितना सिग्निफिकेंस है एंटिटी लेवल पे, तो आपको सिग्निफिकेंस देखना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि आप प्रिंसिपल ऑडिट रिपोर्ट में क्या मॉडिफिकेशन आएगा वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आप पहले देखोगे कि यार जो उसने ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करी अदर ऑडिटर ने, तो वो आपकी एज ए एंटिटी लेवल पे कितना सिग्निफिकेंस उसका, उस बेसिस पे आप प्रिंसिपल ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई होगी और उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कैसे उसने डील करी सच रिमार्क्स से, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। ये हमने रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग देखा। अब आता है डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सेम पॉइंट मैंने आपको एक और जगह डिस्कस करा था जब हमने 700 सीरीज कर रहे थे, 700 सीरीज, तो वहां पे हमने देखा था एलिमेंट्स, एलिमेंट्स किस चीज के, ऑडिट रिपोर्ट के। वहां पे एक पैराग्राफ था ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड एक पैराग्राफ था, आप अभी भी नोट्स खोल के देख सकते हो। उसके सबसे लास्ट जाओगे तो वहां पे हमने लिखा हुआ है ऐसे 600 की डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप एज ए ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में डिस्कस करोगे कि कितना एक्सटेंट ऑफ वर्क अदर ऑडिटर यूज ने करा है और कितना एक्सटेंट ऑफ वर्क प्रिंसिपल ऑडिटर ने करा है, वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी पैरा के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर क्या क्या आएगा, प्रिंसिपल ऑडिटर वुड नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द अदर ऑडिटर, जो भी अदर ऑडिटर ने वर्क परफॉर्म करा है उसके रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कब किस केस में रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, अगर आपको पता लगा सामने वाले जो अदर ऑडिटर है उसका वर्क रिलायबल नहीं है फिर भी प्रिंसिपल ऑडिटर उसको यूज कर रहे हैं, तो उस केस में प्रिंसिपल ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, अदरवाइज प्रिंसिपल ऑडिटर की कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑडिटर रिपोर्ट शुड क्लियरली स्टेट, प्रिंसिपल ऑडिटर की रिपोर्ट में क्लियरली लिखा जाएगा कि उसकी डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखी जाएगी, कितने एक्सटेंट ऑफ वर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर, वो आपको लिखना पड़ेगा, जिससे रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कम हो जाएगी और कंपोनेंट ऑडिटर की ज्यादा हो जाएगी। उसके कंपोनेंट ऑडिटर के वर्क में गलती निकली तो वहां पे वो ही रेस्पॉन्सिबल होगा, आप रेस्पॉन्सिबल नहीं होगे। आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कितने एक्सटेंट ऑफ वर्क कंपोनेंट ऑडिटर ने कंप्लीट करा है, अदर ऑडिटर ने कंप्लीट करा है, कितने एक्सटेंट ऑफ वर्क, वो आपको इन्फो लिखना है यहाँ पे डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज में। तो ये हमारा एसए 600 था और इसके रिगार्डिंग दो पॉइंट थे जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि प्रिंसिपल ऑडिटर का कोई भी राइट नहीं होता अदर ऑडिटर के वर्किंग पेपर पे, क्योंकि एसक्यूसी 1 बोलता है, साथ साथ कंपोनेंट मटेरियल भी और अनऑडिटेड भी है, उस केस में आपके ओपिनियन पे इफेक्ट आ सकता है, आपको वो भी कंसीडर करना है। तो ये सारे पॉइंट हमारे एसए 600 में था। हमने एसए 600 स्टार्ट करा था, हमने सबसे पहले देखा कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करेगा, आप रिलायंस के एंटिटी के आप ऑडिटर बन रहे हो, एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर बन रहे हो, तो आप एक्सेप्ट करने से पहले कौन कौन से फैक्टर देखोगे, मटेरियलिटी देखोगे, जो प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट करना चाहता है उसमें कितनी मटेरियलिटी ऑफ पोर्शन है वो देखोगे, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कितना है कंपोनेंट का जो कोई और ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, आपको कितनी नॉलेज है, प्रिंसिपल ऑडिटर को कितनी डिग्री ऑफ नॉलेज है कंपोनेंट के बिजनेसेस की, वो आप चेक करोगे। साथ साथ आप कितने एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करोगे एसए 600 के अंदर, वो आपको देखना पड़ेगा, तभी आप एक्सेप्ट करोगे एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर। आप कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर, वहां पे था कि प्रिंसिपल ऑडिटर नॉर्मली रिलाई कर सकता है किस पे, अदर ऑडिटर के वर्क पे, और आपके पास राइट है कि आप विजिट कर सकते हो कंपोनेंट को और वहां पे एग्जामिन कर सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर कोई अदर ऑडिटर आईसीआई का मेंबर नहीं है तो आपको उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा उसकी कॉम्पिटेंस को। फिर बात आती है जब आप उसकी एडुकेसी चेक करोगे अदर ऑडिटर के वर्क की आपके लिए कितना रिलेवेंट है, तो आप कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, उसके अंदर एडवाइस करोगे कि भाई उसके अदर ऑडिटर तेरा वर्क मैं यूज करूंगा और कोऑर्डिनेट करोगे प्लानिंग स्टेज पे। फिर आप इन्फॉर्म करोगे कौन कौन से एरियाज पे स्पेशल कंसीडरेशन रिक्वायरमेंट है अदर ऑडिटर को, वो इन्फॉर्म करोगे। फिर डिस्कस करोगे टाइम टेबल जब कंप्लीट करोगे ऑडिट उसके रिगार्डिंग, और एडवाइस करोगे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मैटर से रिलेटेड, और उससे ऑब्टेन भी कर सकते हो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कि भाई तूने कंप्लायंस करा है अपने रिक्वायरमेंट्स का, वो आप देख सकते हो। फिर बात आई थी कोऑर्डिनेशन अमंग ऑडिटर, वहां पे प्रिंसिपल ऑडिटर को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो डिटेल क्वेश्चन ऑडिटर को दे सकता है, अदर ऑडिटर को दे सकता है, और अदर ऑडिटर को रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। और अगर एक दूसरे को कोई मैटर मिला एक दूसरे से रिलेटेड तो आपस में डिस्कस करेंगे। और प्रिंसिपल ऑडिटर सप्लीमेंट टेस्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कर सकता है, चाहे वो प्रिंसिपल ऑडिटर परफॉर्म करे या अदर ऑडिटर परफॉर्म करे। फिर हमने देखा था वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या आएगी, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट दो केस थे, अगर उसने कंक्लूड कर दिया कि यार अदर ऑडिटर के वर्क को हम यूज नहीं कर सकते तो भाई खुद जाके एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म कर ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपोनेंट के रिगार्डिंग।
और अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे ड्यू टू लिमिटेशन, तो आप क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दोगे। और अगर अदर ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है तो आपको उसका सिग्निफिकेंस चेक करना पड़ेगा, उस हिसाब से प्रिंसिपल ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन आ सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। फिर हमने डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज देखा कि आपको कितना एक्सटेंट ऑफ वर्क अदर ऑडिटर ने परफॉर्म करा है, वो आपको स्पेसिफिकली क्लियरली लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑडिट रिपोर्ट में। तो ये हमारा एसए 600 था, यहाँ पे हमारा एसए 600 कंप्लीट होता है। नाउ वी आर मूविंग टू एसए 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। एसए 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। जब भी आप इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करोगे तो वहां पे एसए 610 लग जाएगा, वहां पे आपको एसए 610 का कंप्लायंस करना पड़ जाएगा। जब भी आप इंटरनल ऑडिटर को वर्क को आप एज ए यूज कर रहे हो तो वहां पे एसए 610 का यूज करोगे। तो आपको यहाँ पे भी वही पॉइंट याद रखना है कि आप रेस्पॉन्सिबल होगे, जो भी ओपिनियन आप फॉर्म करोगे उसके लिए आप ही रेस्पॉन्सिबल होगे, कॉमन पॉइंट होगा। फिर हम ये ऐसे डील करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर पे। यहाँ पे ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे हम ओनली ऑडिटर यूज नहीं करेंगे, एक्सटर्नल ऑडिटर यूज करेंगे, क्योंकि सामने वाला इंटरनल ऑडिटर है, तो वहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर यूज करेंगे जब भी वो वर्क यूज करेगा इंटरनल ऑडिटर का। तो ये ऐसे कहां पे नहीं लगेगा, या तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन ही नहीं है, एंटिटी में इंटरनल ऑडिट फंक्शन ही नहीं है तो वहां तो लग ही नहीं सकता, या फिर रिलेवेंट नहीं है एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए जो भी इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो वहां पे भी नहीं लगेगा। और अगर एक्सटर्नल ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया कि उसका वर्क को यूज नहीं कर सकते, उसके वर्क इतना रिलेवेंट नहीं है मेरे लिए, तो उस केस में भी एसए 610 यूज नहीं होगा। तो ये तो बेसिक है। बट जब आप इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करोगे तो वहां पे दो टाइप आता है। एक टाइप तो आता है आप एज ए इंटरनल ऑडिट फंक्शन की जो भी रिपोर्ट होती है, जो भी इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट होती है, आप उसको यूज कर रहे हो। और एक और टाइप आता है कि जब आप इंटरनल ऑडिटर को बोलोगे भाई मेरे लिए कुछ प्रोसीजर परफॉर्म कर दे, कुछ प्रोसीजर परफॉर्म कर दे एज ए डायरेक्ट असिस्टेंस। इंटरनल ऑडिटर से आप डायरेक्ट असिस्टेंस लोगे, आप उसको डायरेक्ट करोगे कि यार तू मुझे कोई कोई प्रोसीजर परफॉर्म करके दे दे जो एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को बताएगा। तो उस केस में आप या तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को रिपोर्ट को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, या फिर इंटरनल यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस अंडर डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। आप अपने सुपरविजन के अंदर इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट कर सकते हो कि आप कुछ प्रोसीजर मेरे बिहाफ पे तो परफॉर्म कर दे, तो वो चीजें भी हो सकती है। बट वो वर्क आप कहां पे यूज नहीं करोगे, एक्सटर्नल ऑडिटर कैन नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस। कहां पे, तो ये बात आती है जब आपकी थ्रेट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी की बात आ जाए, आपको पता लगे जो सामने वाले इंटरनल ऑडिटर है वो मैनेजमेंट ने ही एम्प्लॉय करा हुआ है, एंटिटी ने ही एम्प्लॉय करा हुआ है, तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे थ्रेट आ सकता है, तो वहां पे आप डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लोगे इंटरनल ऑडिटर से, वो आपको ध्यान रखना है। जहां पे लैक ऑफ सफिशिएंट कॉम्पिटेंस लगे इंटरनल ऑडिटर की तो वहां पे भी यूज नहीं करोगे, और जहां पे लॉ एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट कर दिया तो वहां पे भी डायरेक्ट असिस्टेंस यूज नहीं करोगे। आपको बेसिक है, ये ध्यान रखना है। अब स्टार्ट करते हैं मेन ऐसे को। वहां पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन की रिपोर्ट को यूज कर सकते हो, एक आप यूज कर सकते हो एज ए डायरेक्ट असिस्टेंस। तो हम पहले बात करेंगे इंटरनल ऑडिट फंक्शन को रिपोर्ट को यूज करोगे तो क्या प्रोसीजर होंगे, उसके बाद देखेंगे आप डायरेक्ट असिस्टेंस को यूज कर रहे हो तो उसके क्या क्या प्रोसीजर होंगे, दोनों के अलग अलग प्रोसीजर है। तो हम बात करते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन से रिलेटेड की। जब भी आप उसकी रिपोर्ट को यूज कर रहे हो इंटरनल ऑडिटर को, ऑडिटर की रिपोर्ट को, तो वहां पे आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। क्या क्या चीजें इवेल्युएट करनी पड़ेगी, जो उसकी ऑब्जेक्टिविटी है उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। ये कैसे इवेल्युएट करोगे, आपको ये चेक करना पड़ेगा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस है और जो रिलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है वो कितनी सपोर्ट करती है ऑब्जेक्टिविटी को। जैसे आपको अगर आपको पता लगा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऐसी है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन को अलाउ ही नहीं कर रहा था कि एक्सटर्नल ऑडिटर से तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, तो आपको उसकी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर थ्रेट आ सकता है कि यार कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो आपको वो सारी चीजें इवेल्युएट करनी पड़ेगी, एक्सटेंड टू विच इंटरनल ऑडिट फंक्शंस की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस है, उसकी जो रिलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है वो कितनी सपोर्ट करती है ऑब्जेक्टिविटी को, वो आप इवेल्युएट करोगे। साथ साथ उनके लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस को चेक करोगे। साथ साथ आप देखोगे जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है उसने सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन अप्रोच को यूज करा है नहीं करा, वो तीनों चीजें आप इवेल्युएट करोगे। जब भी आप वर्क यूज कर रहे हो एज ए रिपोर्ट यूज कर रहे हो इंटरनल ऑडिट फंक्शन की, तो आप ये तीन चीजें इवेल्युएट करोगे, कितने एक्सटेंट तक ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड रिलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सपोर्ट करती है ऑब्जेक्टिविटी का, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस चेक करोगे। साथ साथ आप देखोगे कि सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन अप्रोच को अप्लाई करा नहीं करा इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने, वो तीनों चीजें आप इवेल्युएट करोगे। अगर आपको लगता है कि यार वो सपोर्ट नहीं करती ऑब्जेक्टिविटी को, अगर आपको लगता है उसके पास सफिशिएंट कॉम्पिटेंस नहीं है, अगर आपको लगता है सिस्टमेटिक अप्रोच यूज नहीं करी, तो उस केस में आप यूज नहीं करोगे इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को। अगर आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ ले तो किस केसेस में इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को यूज नहीं करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर, तो आपको ये तीनों पॉइंट ही लिख के आने, क्या, इट डज नॉट सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी, इट डज नॉट लैक ऑफ सफिशिएंट कॉम्पिटेंस और डज नॉट सप्लाई सिस्टमेटिक अप्रोच, तो उस केस में आपको वर्क को यूज नहीं करना इंटरनल ऑडिट फंक्शन के। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है।
अब बात आती है, आपने देखा यार वर्क यूज कर सकता हूं, तो आप ये बताओ कितने नेचर और कितने एक्सटेंट ऑफ वर्क को यूज करोगे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ पे ज्यादा रिस्क है, ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है, तो वहां पे आप उसके वर्क को यूज ना करके आप खुद के जजमेंट से लगाओगे, खुद के प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। तो आपको डिटरमाइन करना पड़ता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज। तो आप इवेल्युएट करोगे, डिटरमाइन करोगे, और वहां पे क्या करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर पहले कंसीडर करेगा नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क। जो भी इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने वर्क परफॉर्म करा है उसका नेचर देखोगे, उसका स्कोप देखोगे कि यार इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने किस किस पे वर्क परफॉर्म करा है, किस किस एरिया पे वर्क परफॉर्म करा है, उसको आप इवेल्युएट करोगे, उसको कंसीडर करोगे। फिर जहां जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है वहां पे सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटर वर्क करेगा, और कुछ कुछ एरियाज में इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को आप लेस यूज करोगे। कौन कौन से एरियाज में, जहां पे ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है वहां पे आप कम वर्क यूज करोगे, जहां पे हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वहां पे आप कम वर्क यूज करोगे, जहां पे आपको सपोर्ट नहीं करती ऑब्जेक्टिविटी, जहां पे आपको लो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस लगता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, तो वहां पे आप कम वर्क यूज करोगे। तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे, कहां कहां पे कम वर्क यूज करोगे, जहां पे आपको लगता है कि हाई लेवल ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वहां पे कम यूज करोगे, जहां पे आपको लगता है कि यार हाई जजमेंट इन्वॉल्व है वहां पे कम यूज करोगे, जहां पे आपको लगता है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है, जहां पे आपको लगता है लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, तो वहां पे आप लो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, तो वहां पे आप उसके वर्क को कम यूज करोगे। और जब भी आप वर्क यूज करना चाहते हो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, तो आप कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी से कि आप कैसे उसके वर्क को यूज करना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग आप कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी से जब भी आप उसके वर्क को यूज करना चाहते हो। तो ये हमने इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में देखा, और इसके अंदर एग्जांपल भी आता है कि कौन कौन से वर्क से रिलेटेड एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को वर्क को यूज कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एग्जांपल और ये एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे यहाँ पे 3-4 पॉइंट दे देंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये वर्क इंटरनल ऑडिट फंक्शन का जो वर्क परफॉर्म करा गया है एक्सटर्नल ऑडिटर उसको यूज कर सकता है नहीं कर सकता। तो आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, वहां पे भी वर्क आप इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हो। आप इन्वेंट्री काउंट के रिगार्डिंग जो भी ऑब्जर्वेशन करिए इंटरनल ऑडिटर ने उसके वर्क को भी यूज कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट आपको कंसीडर करने पड़ेंगे एमसीक्यू वाइज। आपने देख लिया यार कौन से नेचर और कौन से कितने एक्सटेंट ऑफ वर्क आप यूज करोगे इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, तो आप देखोगे उसके रिगार्डिंग जब भी यूज करोगे इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। सबसे पहले तो रीड करोगे रिपोर्ट इंटरनल ऑडिट फंक्शन की, जो भी इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट होगी उसको आप खुद रीड करोगे। रीड करने के साथ परफॉर्म करोगे प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे कि यार जो उसने वर्क परफॉर्म करा है वो आपके पर्पज से रिलेटेड, एक्सटर्नल ऑडिटर के पर्पज से रिलेटेड कितना रिलीवेंट है, कितना एडिक्वेट है, उसके रिगार्डिंग आप डिटरमाइन करोगे। साथ साथ आप इवेल्युएट करोगे कुछ चीजें। क्या क्या चीजें इवेल्युएट करोगे कि वर्क ऑफ फंक्शन जो भी इंटरनल ऑडिटर ने जो वर्क परफॉर्म करा है वो प्लान था ना, प्रॉपरली प्लान करा था ना, प्रॉपरली सुपरवाइज हुआ है ना, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट हुआ है ना, आप उस चीज को इवेल्युएट करोगे। साथ साथ आप सफिशिएंट एविडेंस को इवेल्युएट करोगे, जो भी इंटरनल ऑडिटर ने सफिशिएंट एविडेंस ऑब्टेन करा था उसको इवेल्युएट करोगे कि वो रीजनेबल कंक्लूजन को ड्रॉ कर रहा है नहीं कर रहा, उसके रिगार्डिंग आप इवेल्युएशन करोगे। साथ साथ जो कंक्लूजन पे रीच हुए थे जो ऑडिट रिपोर्ट में है वो आप इवेल्युएट करोगे कि यार वो जो वर्क परफॉर्म करा था उससे मैच भी करता है, कंसिस्टेंट भी है ना, वो आप चीजें इवेल्युएट करोगे। तो ये 3 चीजें इवेल्युएट करोगे जब भी आप यूज करोगे इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को। तो क्या क्या चीजें इवेल्युएट करोगे, पहले तो आप देखोगे जो भी वर्क परफॉर्म करा वो प्रॉपरली प्लान था, सुपरवाइज था, रिव्यू हुआ है उसका और डॉक्यूमेंट हुआ है वो चेक करोगे। फिर आप देखोगे सफिशिएंट एविडेंस जो भी लिया वो ड्रॉ कर रहा है, रीजनेबल कंक्लूजन, उसको इवेल्युएट करोगे। और जो कंक्लूजन रीच हुआ है, जो भी रिपोर्ट थी वो कंसिस्टेंट तो है ना, जो भी वर्क आपने परफॉर्म करा है उसके रिगार्डिंग। तो ये सारे हमने बात करी इंटरनल ऑडिट फंक्शन से रिलेटेड। जब भी हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन से रिलेटेड बात करेंगे तो हमने 3 चीजें देखी। पहले तो आप फैक्टर कंसीडर करोगे कि कौन कौन से फैक्टर को आप डिटरमाइन करोगे जब भी आप उसके वर्क को यूज करना चाहते हो। तो वहां पे 3 फैक्टर देखे थे हमने कि उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, रिलेवेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर कितनी सपोर्ट करती है ऑब्जेक्टिविटी को, वो देखेंगे। सेकंड हमने देखा था लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस चेक करोगे। थर्ड हमने देखा था कि उसकी सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच यूज करी नहीं करी वो आप चेक करोगे। फिर आप प्रोसीजर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क डिटरमाइन करोगे कितना यूज कर सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग हमने प्रोसीजर देखे। फिर हमने एग्जांपल देखा, आप देखा कि यूज करें आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को तो आप क्या क्या चीजें इवेल्युएट करोगे, क्या क्या चीजें ध्यान रखोगे। ये तो बात हो गई इंटरनल ऑडिट फंक्शन के रिलेटेड। जब आप इंटरनल ऑडिटर को एज ए डायरेक्ट असिस्टेंस के यूज कर रहे हो तो उस केस में आपके क्या क्या प्रोसीजर होंगे वो डिस्कस करते हैं हम। Determine the nature and extent of work assigned to the internal auditor providing direct assistance. Internal auditor आपको direct assistance provide करे उसके रिगार्डिंग कौन कौन से नेचर और एक्सटेंट ऑफ वर्क को यूज कर सकते हो। सेम हमने इंटरनल ऑडिट फंक्शन का देखा था नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क। अब हम देख रहे हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क
जब हम डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हैं इंटरनल ऑडिटर से, तो उसके रिगार्डिंग आपको कंसीडर करने पड़ेंगे सर्टेन फैक्टर्स टू डिसाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो वहां पे कौन कौन सी चीजें आप वही चीजें देखोगे, क्या अमाउंट ऑफ जजमेंट, कितना जजमेंट इन्वॉल्व है आप वो चेक करोगे, कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन्वॉल्व है आप वो चेक करोगे, और फिर ऑब्जेक्टिविटी पे कितना थ्रेट है आप उसको इवेलुएट करोगे। तो ये तीन फैक्टर कंसीडर करोगे जब भी आप एज ए डायरेक्ट असिस्टेंस उसका वर्क यूज कर रहे हो। तो वहां पे आप कौन कौन से तीन फैक्टर देखोगे, पहला तो आप देखोगे कितना जजमेंट इन्वॉल्व है वो आप चेक करोगे, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट देखोगे, क्योंकि ये ज्यादा हाई होगी तो आप उनका उसके वर्क को यूज ना करके खुद प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, और साथ साथ चेक करोगे थ्रेट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, कहीं वो बायस तो नहीं, अगर बायस है तो फिर एज ए डायरेक्ट असिस्टेंस यूज करने में मतलब नहीं है, खुद प्रोसीजर परफॉर्म करो, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। किस किस प्रोसीजर में, किस किस एरियाज में आप इंटरनल ऑडिटर को यूज नहीं कर सकते एज ए डायरेक्ट असिस्टेंस, उसकी बात करता है। जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, जहां पे हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जो हमने ऊपर देखा जजमेंट और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से रिलेटेड, जहां पे हाई रिस्क ऑफ जजमेंट है, जहां पे हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वहां पे आप यूज नहीं करोगे एज ए डायरेक्ट असिस्टेंस इंटरनल ऑडिटर को। साथ साथ जहां पे कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं इंटरनल ऑडिटर जो रिपोर्ट करेगा मैनेजमेंट को, वो वर्क के लिए आप यूज नहीं कर सकते इंटरनल ऑडिटर को। साथ साथ कोई डिसीजन ले रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर रिगार्डिंग द यूज ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, तो वहां पे आप यूज नहीं कर सकते एज ए डायरेक्ट असिस्टेंस इंटरनल ऑडिटर को। तो इन सारे एरियाज में आप यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये आपको ध्यान रखना है। और जब बात आती है भाई सिग्निफिकेंट जजमेंट के अंदर क्या क्या पॉइंट आते हैं, तो उसकी बात करता है जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट होगा, जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट हो सकती है, जहां पे इवैल्यूएट करेंगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट, वहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट होगी, जहां पे एडुकेसी ऑफ डिस्क्लोजर की बात आएगी, वहां सिग्निफिकेंट जजमेंट हो सकती है, जहां पे सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट की बात आएगी, कितना सफिशिएंसी है, वहां पे भी हमारी जजमेंट इन्वॉल्व होती है, वहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट आ सकती है। तो ये सारे केसेस में सिग्निफिकेंट जजमेंट आएगी, आपको ध्यान रखना है। हम पहले क्या देखते हैं, कौन कौन से एरियाज में आप इंटरनल ऑडिटर को एज ए डायरेक्ट असिस्टेंस यूज नहीं कर सकते। उसके अंदर आया था कौन कौन से पॉइंट, जहां पे हाई जजमेंट इन्वॉल्व है, जहां पे हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन्वॉल्व है, जहां पे आपको लगता है इंटरनल ऑडिटर डायरेक्ट रिपोर्ट करता है मैनेजमेंट को उस वर्क से रिलेटेड, वहां पे आप यूज नहीं करोगे। जहां पे आपको लगता है कि आप कोई डिसीजन लोगे इंटरनल ऑडिटर के रेस्पेक्ट में, उस वर्क के रिगार्डिंग आप यूज नहीं करोगे इंटरनल ऑडिटर को एज ए डायरेक्ट असिस्टेंस। और सिग्निफिकेंट जजमेंट में क्या क्या पॉइंट आते हैं वो हमने यहां देखा। अब आता है आप यूज कर रहे हो इंटरनल ऑडिटर को टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। हमने ऊपर क्या देखा था, इंटरनल ऑडिट फंक्शन के रिगार्डिंग जब भी यूज करते हैं तो हम इवैल्यूएट करते थे, डिटरमाइन करते थे, एडुकेसी ऑफ वर्क देखते थे, उसमें हम इवैल्यूएट करते थे कि सफिशिएंट एविडेंस जो ड्रॉ करा है, रीजनेबल कंक्लूजन उसको इवैल्यूएट करेंगे, कंक्लूजन रीच हुआ जो वर्क के साथ कंसिस्टेंट है नहीं उसको इवैल्यूएट करते थे। तो ये सारी चीजें हम इवैल्यूएट करते थे वहां पे। बट जब हम डायरेक्ट असिस्टेंस की बात आएगी इंटरनल ऑडिटर की, सो कौन कौन सी चीजों को आप परफॉर्म करोगे, वहां पे आएगा हम ऑब्टेन करोगे एग्रीमेंट फ्रॉम द एंटिटी से आप एग्रीमेंट लोगे कि यार मैं इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस के रूप में यूज करना चाहता हूं, तो आप उसको बोलो इंटरनल ऑडिटर को कि वो मेरे इंस्ट्रक्शंस को माने, उसके रिगार्डिंग आप ऑब्टेन कर लोगे रिटर्न एग्रीमेंट। सेकंड, आप इंटरनल ऑडिटर से रिटर्न एग्रीमेंट लोगे कि भाई वो तू कॉन्फिडेंशियल रखना, ऐसा नहीं तू मैनेजमेंट के साथ डिस्क्लोज कर दे, तू चीजें कॉन्फिडेंशियल रखना, जो भी मैं तुझे बोलूं एक्सटर्नल ऑडिटर जो भी बोलेगा उसको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। उन दोनों के रिगार्डिंग आप रिटर्न एग्रीमेंट लोगे। जब भी आप यूज करोगे डायरेक्ट असिस्टेंस, उससे पहले आप ये दोनों रिटर्न एग्रीमेंट ले लोगे, आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप डायरेक्ट असिस्टेंस यूज कर रहे हो तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा, रिव्यू करेगा, जो भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनल ऑडिटर उसके रेस्पेक्ट में आप डायरेक्ट करोगे, सुपरवाइज करोगे, रिव्यू करोगे, क्योंकि आप उससे डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हो तो आप सुपरवाइज करोगे वो चीजें, वो चाहे आपको ध्यान रखना है। और वही पॉइंट आ गया यहाँ पे भी कि जो डायरेक्ट असिस्टेंस यूज कर रहे हो आप किसका, इंटरनल ऑडिटर का, तो आपके एंगेजमेंट का पार्ट बन जाएगा, उसका वर्किंग पेपर आपके लिए इंक्लूड हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जब भी आप डायरेक्ट असिस्टेंस यूज करते हो इंटरनल ऑडिटर का, तो जो वर्किंग पेपर उसके होंगे वो आपके डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बन जाएंगे, आप उसको रिव्यू कर सकते हो, वर्किंग पेपर वो आप रिव्यू कर सकते हो, एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन की रिपोर्ट यूज करते हो तो वहां पे आपके वर्किंग पेपर का राइट नहीं होता, इंटरनल ऑडिट फंक्शन के जो भी वर्किंग पेपर होते हैं उसके ऊपर आपका कुछ भी राइट नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी बात आएगी किसकी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन की, तो वहां पे आप इंटरनल ऑडिटर को असाइन नहीं करोगे वो वर्क, वो एक्सटर्नल ऑडिटर ही वो वर्क परफॉर्म करेगा, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने ऐसे 610 को कंप्लीट करा, जहां पे हमने पहले देखा इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में और फिर हमने देखा डायरेक्ट असिस्टेंस के बारे में। जब भी हम यूज करना चाहते हैं वर्क इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, तो हम उसकी ऑब्जेक्टिविटी इवैल्यूएट करते हैं, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इवैल्यूएट करते हैं, फिर हम नेचर एंड एक्सटेंट देखते हैं, फिर हमने एग्जांपल देखे, फिर हम यूज करेंगे इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को, तो हम क्या क्या चीजें देखेंगे वो देखा। फिर डायरेक्ट असिस्टेंस की बात आई, तो वहां पे कब कब हम डायरेक्ट असिस्टेंस लेते हैं, फैक्टर देखे थे हमने कि कभी डिटरमाइन करेंगे कि डायरेक्ट असिस्टेंस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और फिर उसके साथ साथ कब कब डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं
ले सकते हैं इंटरनल ऑडिटर की किस किस एरियाज ऑफ वर्क में, वो देखे। फिर हमने सिग्निफिकेंट जजमेंट देखा। फिर हमने देखा जब हम यूज कर रहे हैं इंटरनल ऑडिटर को एज ए डायरेक्ट असिस्टेंस, तो आप उससे रिटर्न एग्रीमेंट लोगे इंटरनल ऑडिटर से भी और साथ साथ एंटिटी से भी। तो ये सारी बात थी हमारी एसए 610 की। नाउ वी आर मूविंग टू एसए 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। और ये ज्यादा से ज्यादा जितना सिमिलर होगा ऐसे 500 के साथ सिमिलर मिलेगा आपको, क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेटेड बात थी, यहाँ पे ऑडिटर एक्सपर्ट से रिलेटेड बात है। कुछ चीजें डिफरेंट मिलेगी बट आपको कुछ चीजें सिमिलर भी मिलेगी ऐसे 500 से, वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। ऐसे 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। जब भी ऑडिटर खुद का एक्सपर्ट लेके आता है, वो उसके रिगार्डिंग ऐसे 620 का कंप्लायंस करना पड़ जाता है ऑडिटर को, और वहां पे किस चीज के लिए एक्सपर्ट लेके आएगा उसकी बात करता है ऐसे 620। तो वो सारी चीजें हम देखते हैं। यहाँ पे भी वही लाइन आएगी सबसे पहले कि ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल होगा, जो भी ओपिनियन फ्रेम करेगा ऑडिटर वो ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वही पॉइंट ये तीनों में है, 600 में भी, 610 में भी, 620 में भी। अब बात आती है इससे रिलेटेड कि ऑडिटर एक्सपर्ट आप किस मैटर से रिलेटेड, किस एरिया ऑफ वर्क से रिलेटेड ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज कर सकते हो। उसमें कहता है कि आप एक्सपर्ट को यूज कर सकते हो अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। आप अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के मैटर से अलावा किसी और मैटर से रिलेटेड आप एक्सपर्ट का यूज कर रहे हो तो ही 620 अप्लाई होगा। आप अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से मैटर से रिलेटेड, तो आप खुद ऑडिटर हो, आप खुद परफॉर्म कर सकते हो, आप फिर भी कोई अकाउंटिंग और ऑडिटर से मैटर से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट को लेकर आते हो तो वो ऑडिट एक्सपर्ट में काउंट नहीं होगा, वो आपके एज ए कंसल्टेंट काउंट होगा। जो हमने ऐसे 220 के अंदर देखा था ना, कंसल्टेशन लेते हो आप, तो वो उस कंसल्टेशन के अंदर काउंट हो जाएगा। जब आप एक्सपर्ट को अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की फील्ड के रिलेटेड कोई वर्क के लिए लेके आते हो तो वहीं पे ही हमारा 620 लगेगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एमसीक्यू पॉइंट के लिए भी काफी काफी इंपॉर्टेंट है ये। और दिस ऐसे डज नॉट डील विद द मैनेजमेंट एक्सपर्ट और द मेंबर विद द एक्सपर्टीज ऑफ द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसे 500 में जाता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट, और जब आप एक्सपर्ट यूज करते हो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वो ऐसे 220 के अंदर जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए जब भी आप 620 का कंप्लायंस कर रहे हो, 620 को अप्लाई कर रहे हो, तो ये चीजें ध्यान रहनी चाहिए। और इसको हम थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि ये सारे मैटर्स आपको सिमिलर सिमिलर लगेंगे और थोड़े प्रोसीजर टाइप होंगे। एक तो आता है टाइप ऑफ रिपोर्ट, कौन कौन से मैटर से रिलेटेड आप ऑडिट एक्सपर्ट का यूज कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो ऑडिट एक्सपर्ट को। जब आप एनवायरमेंटल लायबिलिटीज के रिगार्डिंग वैल्यूएशन के लिए यूज कर सकते हो ऑडिट एक्सपर्ट को। कॉम्प्लेक्स टैक्स कंप्लायंस के रिगार्डिंग यूज कर सकते हो। कोई कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटीज के रिगार्डिंग यूज कर सकते हो एक्चुरियल का। और एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व, इसके रिगार्डिंग ऑडिट एक्सपर्ट को यूज कर सकते हो। ये सारे एग्जांपल्स गिवन है, ये आप जरूर नहीं सिर्फ इनके लिए ही लेना है, इनके अलावा भी कोई और मैटर हो सकता है बट आप इनके लिए ले सकते हो। टाइप ऑफ रिपोर्ट और ओपिनियन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑडिटर एक्सपर्ट, तो उन मैटर के अंदर आप इन मैटर्स के रिलेटेड भी आप ऑडिट एक्सपर्ट को यूज कर सकते हो, यहाँ पे चल जाएगा। फिर आता है हम क्यों यूज करें ऑडिट एक्सपर्ट को। वाई नीड ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, हमें क्यों यूज करना है ऑडिटर के एक्सपर्ट को, हम क्यों खुद ऑडिटर परफॉर्म नहीं कर सकता। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट अपने एक्सपर्ट को यूज करती है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऐसे 500 में वो क्यों यूज करी है, मैं आपको आइडिया देता हूं कि एक रिलायंस है, रिलायंस के अंदर ऑयल एंड गैस के रिगार्डिंग वैल्यूएशन होते हैं, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, एस्टिमेशन करना पड़ता है। तो वो भाई मैनेजमेंट ना ही मैनेजमेंट कर सकते हैं ना ही ऑडिटर कर सकता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, अपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज करता है। तो जब मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज हुआ तो ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट को भी डायरेक्ट यूज कर सकता है, ऑडिटर एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जब आपको पता लगा, आपको डाउट हुआ, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी पे डाउट हुआ, रिलायबिलिटी पे डाउट हुआ, तो उस केस में ऑडिटर खुद का एक्सपर्ट लेके आएगा और वहां पे एस्टिमेट कराएगा ऑयल एंड गैस रिजर्व का। तो ऐसे ऐसे केसेस काफी हो सकते हैं। ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसे 315 के लिए ऑडिटर एक्सपर्ट आपको असिस्ट कर सकता है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के लिए आपको असिस्ट कर सकता है, या फिर आपको कोई सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इवैल्यूएट करना है, उसके रिगार्डिंग ऑडिटर एक्सपर्ट आपको ऑडिटर एक्सपर्ट आपको असिस्ट कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स के रिगार्डिंग हमें नीड होती है ऑडिटर एक्सपर्ट की, ये आपको बता दी और मैंने बेसिक आपको बता ही दिया ऑडिटर एक्सपर्ट हमें क्यों चाहिए होता है। फिर आता है व्हाट इफ मैनेजमेंट हैज यूज्ड मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में, तो ऑडिटर को दिमाग में ही आएगा यार कुछ तो ऐसा मैटर होगा तभी तो एक्सपर्ट को यूज करा है। तो उस केस में ऑडिटर डिसीजन वेदर द यूज ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट इन्फ्लुएंस बाय सच फैक्टर, आपको उस कंडीशन में देखना कि ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वही सारे पॉइंट है। नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव देखोगे मैनेजमेंट एक्सपर्ट का, आपको लगता है उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है तो आप खुद के ऑडिट एक्सपर्ट का वर्क को यूज करोगे, आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क के ऊपर रिलाई नहीं करोगे। आपको लगता है एम्प्लॉय करा हुआ है एंटिटी मैनेजमेंट को, तो वहां पे वो इंडिपेंडेंस इफेक्ट आ सकती है, तो आप ऑडिटर एक्सपर्ट का यूज कर सकते हो। आपको लगता है कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज मैनेजमेंट एक्सपर्ट की ऑयल एंड गैस रिजर्व के रिलेटेड वो इतना कैपेबल नहीं है, वो इतना
कॉम्पिटेंस नहीं है तो उस केस में आप ऑडिटर खुद का एक्सपर्ट भी यूज कर सकते हैं। आपको लगता है मैनेजमेंट ने एक्सरसाइज करा हुआ है, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करा हुआ है मैनेजमेंट एक्सपर्ट को, तो उस केस में ऑडिटर खुद का एक्सपर्ट यूज कर सकता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को यूज नहीं करेगा। एंड ऐसे ही ये सारे पॉइंट है जहां पे ऑडिटर कंसीडर करेगा कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को यूज ना करके ऑडिटर खुद के एक्सपर्ट के वर्क को यूज करेगा, तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे ये सारे कंसीडर करेगा। अब आती है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। जब भी आप ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क को यूज करोगे तो उस केस में आपके नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट पे तो इफेक्ट आएगा ना, क्योंकि कोई प्रोसीजर आपके रिगार्डिंग ऑडिटर एक्सपर्ट परफॉर्म कर रहा है तो आप उसमें अपना प्रोसीजर कम कर दोगे, या फिर आपको लगता है यार एक्सपर्ट के ऊपर भी ऑब्जेक्टिविटी की दिक्कत आ सकती है तो आप अपने नेचर, टाइमिंग एक्सटेंट इंक्रीज कर दोगे, तो उस बेसिस पे इफेक्ट आ सकता है नेचर, टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। इन डिटरमाइनिंग द टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, आप पहले ये देखोगे कौन से नेचर का वर्क आप ऑडिटर एक्सपर्ट को दे रहे हो, आप वो चेक करोगे। आप देखोगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है उसके अंदर, आप वो चेक करोगे। सिग्निफिकेंस देखोगे एक्सपर्ट के वर्क का इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट, उससे आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है कि आपको ऑडिट प्रोसीजर आपको कम परफॉर्म करने पड़ेंगे या ज्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि वो नेचर, टाइमिंग एक्सटेंट पे आपका इफेक्ट ला सकता है। आप देखोगे आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस और नॉलेज कैसा है उस ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ, आपने पहले भी उसे यूज करा है और उसने एक्यूरेट डिटेल दी थी, वो बायस नहीं था, तो उस केस में आप उसके ऊपर ज्यादा रिलाई कर पाओगे, नेचर, टाइमिंग एक्सटेंट आपके रिगार्डिंग कम हो जाएगा। तो वही आपको चेक करना है कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, ये वही है जो हमने ऐसे 500 के अंदर देखा था, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज को इवैल्यूएट करते थे, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे किसकी, ऑडिटर एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज। तो ये सारे मैटर आप देखोगे जब भी आप नेचर, टाइमिंग एक्सटेंट देखोगे अपने ऑडिट प्रोसीजर का, जब भी आप ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज करोगे तो आप देखोगे कि आपके नेचर, टाइमिंग एक्सटेंट पे कितना इफेक्ट आ सकता है, कौन कौन से मैटर पे डिपेंड करेगा, वो सारे ये मैटर्स पे डिपेंड करेगा। जब भी आप देखोगे सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी है, आपको प्रायर एक्सपीरियंस कितना है उसके साथ, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज चेक करोगे, आप चेक करोगे कितना जजमेंट है उसके अंदर इन्वॉल्व है, कौन सा नेचर ऑफ मैटर आपने उसको वर्क दिया है, तो वो सारी चीजें आप चेक करोगे। फिर आता है एग्रीमेंट विद द ऑडिटर एक्सपर्ट। एग्रीमेंट विद द ऑडिटर एक्सपर्ट, हमें ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ एग्रीमेंट की क्या नीड है, आप रिलायंस में ऑयल एंड गैस के एस्टिमेशंस के रिगार्डिंग उससे परफॉर्म करा रहे हो, उसमें आपको पता है आप वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑडिटर एक्सपर्ट के पास जाएगी, वो चीजें वो इवैल्यूएट करने के रिगार्डिंग, तो आपको पता है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो आपको उसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट लेना पड़ेगा कि बिटवीन द ऑडिटर एंड ऑडिटर एक्सपर्ट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होगा कि यार ऑडिटर के पास सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो आप एग्रीमेंट करा लो। अगर आपको लगता है लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कहती है तो आप एग्रीमेंट कर लो। अगर आपको लगता है कि हाईली कॉम्प्लेक्स वर्क है तो आप एग्रीमेंट कर लो। अगर आपको प्रीवियसली वर्क यूज नहीं करा आपने ऑडिटर एक्सपर्ट का, क्योंकि आपको उसके बारे में इतना पता नहीं है, तो आप उसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट कर सकते हो। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप एग्रीमेंट करोगे नहीं करोगे। जब भी बात आती है कि आपको एग्रीमेंट करना चाहिए ऑडिटर एंड ऑडिटर एक्सपर्ट का, तो सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कितनी है उसके पास, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, मैटर कितना हाईली कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपने प्रीवियसली उसका वर्क यूज नहीं करा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सारे पॉइंट आपको कंसीडर करने हैं। फिर आता है इवैल्यूएटिंग द एडुकेसी ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क। जब भी आप उसके वर्क को यूज करना चाहते हो तो उसकी एडुकेसी देखोगे, आपके लिए कितना रिलीवेंट है वो वर्क, उसको आप इवैल्यूएट करोगे। ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द एडुकेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क फॉर द ऑडिटर, और ये कौन से चीजें इवैल्यूएट करेगा, सेम पॉइंट है जो हमने ऐसे 500 के अंदर देखे थे, जब हम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के वर्क को हम एप्रोप्रिएटनेस को इवैल्यूएट करते थे मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क की, तो वहां पे हम जो पॉइंट देखते थे वही पॉइंट यहाँ पे कंसीडर होते हैं, वही तीनों पॉइंट। कौन कौन से, रिलीवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट, वहां पे हमने देखा था मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को रीजनेबलनेस एंड रिलीवेंस चेक करते थे। यहाँ पर रिलीवेंस एंड रीजनेबलनेस किसकी, एक्सपर्ट के फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स की। यहाँ पे अगर एक्सपर्ट ने अजम्पशंस और मेथड यूज करे हैं तो उसके रिगार्डिंग रिलीवेंस एंड रीजनेबलनेस चेक करोगे। अगर एक्सपर्ट ने कोई सोर्स ऑफ डेटा यूज करा है तो उसके रिगार्डिंग रिलीवेंस एंड कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी चेक करोगे। सेम पॉइंट हमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट के रिगार्डिंग चेक करा था, सेम पॉइंट हम यहाँ पे ऑडिटर एक्सपर्ट के रिगार्डिंग चेक करेंगे। तो ये सेम पॉइंट है। अब बात आती है व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रोसीजर टू इवैल्यूएट द एडुकेसी ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट। कौन कौन से स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो वहां पे आप इंक्वायरी कर सकते हो ऑडिटर एक्सपर्ट से, उसके वर्किंग पेपर्स को आप रिव्यू कर सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो मैनेजमेंट के साथ, आप डिस्कस कर सकते हो किसी और एक्सपर्ट के साथ, या फिर आप खुद प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो और आप वहां से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो। फिर आप मैच कर सकते हो कि यार ऑडिटर एक्सपर्ट का जो वर्क है उससे मैच करता है नहीं करता। तो जब भी आप कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करोगे किसके रिगार्डिंग, जब भी आप इवैल्यूएट करोगे एडुकेसी ऑफ द एक्सपर्ट वर्क, तो उस केस में आप क्या क्या कर सकते हो, आप इंक्वायरी कर सकते हो ऑडिटर एक्सपर्ट से, आप रिव्यू कर सकते हो उसके वर्किंग पेपर्स को, आप डिस्कस कर सकते हो मैनेजमेंट के साथ, आप डिस्कस कर सकते हो किसी और ऑडिटर के साथ, और आप कोरोबोरेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो, कोरोबोरेटिव एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क को, रिपरफॉर्म कर सकते हो कैलकुलेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। ये सारे प्रोसीजर आप परफॉर्म कर सकते हो। फिर आता है व्हाट इफ ऑडिटर डिटरमाइन दैट
वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट इज नॉट एडुकेट। आपको पता लगा यार ऑडिटर का जो हमने एक्सपर्ट को यूज कर रहे थे उसका वर्क एडिक्वेट ही नहीं है, क्योंकि आपने ऊपर वाले सारे प्रोसीजर परफॉर्म करे, आपने ऊपर वाले सारे फैक्टर्स को कंसीडर करा, आपने देखा यार उसका वर्क तो एडिक्वेट ही नहीं है हमारे लिए, तो आप क्या करोगे, आप ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करोगे और एग्री करोगे कि यार तू फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म कर। ऑडिटर एक्सपर्ट्स के साथ आप एग्री करोगे कि यार तू और प्रोसीजर परफॉर्म कर और वर्क को परफॉर्म कर, जिससे ऑडिटर एक्सपर्ट का जो वर्क है वो एडुकेट हो ऑडिटर के रिगार्डिंग, तो आप उससे एग्री करोगे यार तू और वर्क परफॉर्म कर, फर्दर वर्क परफॉर्म करो। अगर वो नहीं कर सकते तो आप खुद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, या तो आप ऑडिटर एक्सपर्ट से एग्री करोगे कि यार तू और वर्क परफॉर्म कर जिससे जो तेरा वर्क है वो मेरे लिए रिलेवेंट हो, या फिर तू नहीं कर सकता तो मैं खुद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा रिगार्डिंग दैट। अगर ऑडिटर ने प्रोसीजर परफॉर्म करा उसके बाद भी वो रिजोल्व नहीं कर पाया उस मैटर को, मॉडिफाई कर दोगे ओपिनियन, क्योंकि आपके पास कुछ बचा ही नहीं ना। आपने ऑडिटर के एक्सपर्ट के साथ आपने डिस्कस करा कि भाई वो परफॉर्म कर ले, वो नहीं कर पा रहा, आप परफॉर्म करने की कोशिश करते हो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फिर भी आप रिजोल्व नहीं कर पा रहे उस मैटर को, तो आप मॉडिफाई कर दोगे ऑडिट ओपिनियन। तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी हम ऑडिटर वर्क की एडिक्वेसी को चेक करेंगे, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर आता है रेफरेंस टू द ऑडिटर एक्सपर्ट टू द ऑडिट रिपोर्ट। ये सिमिलर पॉइंट है, किससे सिमिलर पॉइंट है ये, जब हमने देखा था एसए 402 में, जब भी हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर के वर्क को यूज कर रहे थे तो हम अपनी रिपोर्ट में उसका रेफरेंस देंगे या नहीं देंगे, उसके रिगार्डिंग हमने कोई पॉइंट कंसीडर करे थे। सेम पॉइंट यहां पे लिखा है, ऑडिटर शैल नॉट रेफर द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। आप ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क को अपनी रिपोर्ट के अंदर रेफरेंस नहीं दोगे। जब भी आप अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो उस केस में आप ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क को अपनी रिपोर्ट के अंदर रेफर नहीं करोगे। आप फालतू में कंफ्यूज नहीं करोगे। किसको कंफ्यूज नहीं करोगे, जो भी उस रिपोर्ट को देखेगा, जो भी यूजर्स होंगे उसको कंफ्यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपका अनमोडिफाइड ओपिनियन है तो आप एक्सपर्ट के वर्क को आप रेफर नहीं करोगे। अनलेस क्या लॉ एंड रेगुलेशन ने बोला हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करोगे। बट अगर आपने क्या करा, मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, तो उस केस में क्या होगा, आप तो दे सकते हो उस केस में रेफरेंस दे सकते हो। आपको पता है उस मैटर से रिलेटेड आपने मॉडिफिकेशन करा है, जो मैटर ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क से रिलेटेड था, तो उस केस में आप रेफरेंस दे सकते हो ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क को, उस केस में आप रेफरेंस दे सकते हो। बट आपको एक इंडिकेशन जरूर देना पड़ेगा, एक रेफरेंस जरूर और लिख के आनी पड़ेगी कि इट डज नॉट रिड्यूस द ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी। भाई वो रेफरेंस से मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी, जो ओपिनियन पे जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो कभी कम नहीं होगी, आप उसका भी रेफरेंस लिख के आओगे। चाहे लॉ एंड रेगुलेशन ने बोला हो आप रेफरेंस दो, तो उस केस में भी आप वो रेफरेंस लिख के आओगे कि इट डज नॉट रिड्यूस द ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप मॉडिफिकेशन दे रहे हो तो उसमें भी आप रेफरेंस लिख के आओगे इट डज नॉट रिड्यूस द ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी। और जब भी आप रेफरेंस दोगे ऑडिटर एक्सपर्ट का, आप उससे पहले परमिशन लोगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट थे हमारे एसए 620 से रिलेटेड। इफ ऑडिटर एक्सपर्ट इज अ मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम, आपको पता लगा जो ऑडिटर एक्सपर्ट है वो आपके ही एंगेजमेंट टीम का मेंबर है, तो जो उसका वर्किंग पेपर होंगे वो आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बन जाएंगे, तो आप उसको इवेल्युएट कर सकते हो, वर्किंग पेपर को आप चेक कर सकते हो। बट अगर ऑडिटर एक्सपर्ट एक्सटर्नल है तो उस केस में जो उसके वर्किंग पेपर होंगे वो आपके डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं बनेंगे, और वो उसकी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटर्नल ऑडिटर की प्रॉपर्टी होगी। जो एक्सटर्नल ऑडिटर एक्सपर्ट है उसकी प्रॉपर्टी होगी, उस पर ऑडिटर वो रिव्यू नहीं कर सकता, चेक भी नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी वो मेंबर होगा एंगेजमेंट टीम का तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बन जाएंगे, अगर वो एक्सटर्नल होगा तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट थे एसए 620 से रिलेटेड। यहाँ पे हमने चेक करा ऑडिटर एक्सपर्ट की एडुकेसी चेक करी थी हमने, कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड होंगे, हमने स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करके देखा। अगर आपको लगता है ऑडिटर एक्सपर्ट का वर्क एडुकेट नहीं है आपके रिगार्डिंग, तो आप क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, आप उससे एग्री कर सकते हो कि भाई तू और वर्क परफॉर्म कर, या फिर आप खुद ही फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। फिर हमने देखा जब भी हम रिपोर्ट में लिखेंगे तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या रेफरेंस देंगे, वो सारी चीज देखी, और काफी सिमिलर वो ऐसे 500 से था जहां पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को हम एप्रोप्रिएटनेस को इवैल्यूएट करते हैं, सेम यहाँ पे हम इवैल्यूएट करते हैं, तो सारी चीजें सेम थी। तो यहाँ पे हमने ऐसे 600 सीरीज को कंप्लीट करा, काफी अच्छे से हमने ऐसे 600, 610, 620 तीनों को कंप्लीट करा है। नेक्स्ट वी विल डू ऐसे 800 सीरीज इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू गाइस।